इनकम टैक्स सैलरीज अपने आप में एक लार्ज चैप्टर है। सैलरी बच्चों, इनकम का पहला हेड है सैलरी। आप मार्केट में कभी पूछेंगे, कॉलेजेस में पूछेंगे तो मालूम कर पड़ेगा, दुनिया कहती है सैलरी का चैप्टर यानी एक महीना। सैलरी का चैप्टर यानी एक महीना पूरा खाता है। हमारा टारगेट रहेगा हम इसको लगभग 16 से 17 क्लासेस में ख़त्म करें विद प्रैक्टिस, 16 टू 17 क्लासेस में। ठीक है, लगभग 7 से 8 क्लास नोट्स और ना इवन 9 क्लास ही नोट्स में चले जाएगी, और उसके बाद बचे हुए 6-7 दिन अपन प्रैक्टिस करें, 6-7 क्लासेस प्रैक्टिस में करेंगे, है ना। चैप्टर प्रोविजंस बहुत सारे हैं, लेकिन एक की कमिटमेंट चाहिए, आप क्लास से ऑफ नहीं लेंगे, कंटिन्यू आना है, छुट्टी नहीं मारनी, कंटिन्यू आना है, क्लास से ऑफ लेना बिल्कुल भी अलाउ नहीं है। सैलरी अपने आप में बहुत स्ट्रॉन्ग चैप्टर है, लेंदी है, बहुत सारे प्रोविजंस हैं, लेकिन मैं सैलरी इसीलिए सबसे पहले नहीं पढ़ाता ताकि आप थोड़ा सा इनकम टैक्स से फैमिलियर हो जाए। तो हाउस प्रॉपर्टी बीएनबी के नोट्स देख चुके हैं तो उससे फैमिलियर हल्का सा हो गए, अब सैलरी चैप्टर पढ़ सकते हैं। बड़ा मजा आएगा इस चैप्टर में, सभी लोग साथ निभाएंगे, लेकिन प्लीज प्रोविजन से डरना नहीं है, या प्रोविजन याद कराने की टेंशन मेरी है। आपको डेली घर जाकर के बस रिकॉल कर लेना है या एक बार रिवाइज कर लेना है, और कुछ भी नहीं। आपको घर जाकर केवल रिकॉल करना है, रिवाइज करना है, बाकी कुछ भी नहीं। आइए शुरुआत करते हैं। एक नया पेज लीजिएगा और लिखना शुरू करें, सैलरीज। मैंने सैलरी लिखा है या सैलरीज लिखा है? सैलरीज, यहीं से शुरुआत होती है, सुनना जरा। कई लोग बोलते हैं इनकम फ्रॉम सैलरी, सुना है? आप बहुत जगह सुनेंगे इनकम फ्रॉम सैलरी। इनकम फ्रॉम सैलरी इज अ करेक्ट वर्ड और नॉट? सोचिए खुद। सैलरी से होने वाली आय, या सैलरी खुद अपने आप में एक आय है? इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन समझ में आता है। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी समझ में आता है, मकान से होने वाली आय, बिजनेस से होने वाला है। सैलरी से होने वाली आय थोड़ी होगी। इसको फिर बोलना चाहिए इनकम फ्रॉम एम्प्लॉयर, इनकम फ्रॉम एम्प्लॉयर बोलना चाहिए था। सैलर इनकम फ्रॉम सैलरी इज नॉट अ करेक्ट वर्ड, द करेक्ट वर्ड इज व्हाट? सैलरीज। सैलरी बोला या सैलरीज बोला? सिंगुलर सेंस या प्लूरल सेंस? प्लूरल सेंस में बोला है हमने, सिंगुलर सेंस में नहीं बोला है। फोकस करेंगे। सैलरीज, क्या एक पर्सन एक से ज्यादा जगह से सैलरी उठा सकता है? यस। कैसे? मॉर्निंग में कहीं जॉब करी, इवनिंग में कहीं जॉब करी। मंडे टू फ्राइडे मैं जनपैक्ट में जॉब करता हूँ, और सैटरडे संडे मैं एक कैफे में जॉब करता हूँ। कैफे वालों को सैटरडे संडे एक्स्ट्रा स्टाफ की जरूरत पड़ती होगी शायद, तो मैं सैटरडे संडे कैफे में चला जाता हूँ, और मंडे टू फ्राइडे मैं जैन पैक में जॉब करता हूँ। सुबह सुबह मैं कुछ बच्चों को पढ़ाने कोचिंग इंस्टीट्यूट में चला जाता हूँ, दिन में स्कूल में पढ़ा लेता हूँ। पढ़ा सकता हूँ क्या? है ना। तो मैं दो जगह से सैलरी उठा सकता हूँ। मैं ऐसा भी हो सकता है मैंने 6 महीने कहीं जॉब करी, 4 महीने कहीं जॉब करी, और 2 महीने कहीं जॉब करी, 6 मंथ, 4 मंथ, 2 मंथ, टोटल हो गए 12 मंथ। 12 महीने में 3 जगह की सैलरी उठा सकता हूँ। तो सैलरी कमा रहा हूँ या सैलरीज कमा रहा हूँ? सैलरीज, है ना। वेतन शीर्षक के अंदर आने वाली आय, सैलरी हेड के अंदर आने वाली इनकम हम डिस्कस करने वाले हैं। बोल रहा हूं लगभग 17 क्लास आसपास जाएगी, 17 क्लासेस। ऑफ गलती से भी मत ले लेना। जो बच्चे ऑनलाइन पढ़ रहे हैं प्लीज मेंटेन रखें अपना डिसिप्लिन इस चैप्टर के साथ। आपने डिसिप्लिन छोड़ा, चैप्टर आपको छोड़ देगा। और एक मजेदार बात है, जब जब मैं चैप्टर को पढ़ाता हूं, पढ़ाने के जैसे ही मैंने खत्म किया, खत्म करते ही आधी क्लास बोलती है सर ये चैप्टर दोबारा कब पढ़ाओगे? रीजन? बीच में ऑफ ले लिया, कंटिन्यूटी तोड़ दी, होमवर्क नहीं किया। होमवर्क कभी भी नहीं दूंगा ऐसा कि 3 क्वेश्चन सॉल्व कर लाओ, 2 क्वेश्चन सॉल्व कर लाओ, ना 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 ना। हमेशा होमवर्क एक ही रहेगा, जस्ट रिवाइज माई क्लास, जस्ट रिवाइज माई क्लास। सिंगल होमवर्क है परमानेंट, इनकम टैक्स में कभी होमवर्क नहीं दूंगा मैं, है ना। रिवाइज माई क्लास, बस इतना सा रहेगा। पर डेली का डेली पढ़ करके आना, अगर बिना पढ़े आ गए तो मरोगे। और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात, क्लास स्टार्ट होते ही मैं रिकॉल करूंगा पुराना पढ़ाया हुआ, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मेरे आप कितना है, आप 4 बार पढ़ ले वो इतना मजा नहीं आएगा, मेरा एक बार पढ़ाया हुआ मजा आ जाएगा आपको, है ना। तो वो रिकॉल जो मैं नेक्स्ट डे करूंगा, वो रिकॉल में मजा तभी आएगा जब घर जाकर के एक बार आपने आंख उठा करके देखा होगा। तो प्लीज घर पे 15 मिनट और बाकी टाइम यहाँ पे दे दीजिए ना। शुरू करो, शुरू करते हैं, आइए प्लीज। एनीथिंग रिसीव्ड, लाइन चेंज करेंगे।
बाय एन एम्प्लॉई, लाइन चेंज करेंगे, फ्रॉम हिज और हर एम्प्लॉयर इन, लाइन चेंज करेंगे, कैश और इन काइंड्स, इन कैश और इन काइंड्स, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, डायरेक्टली और indirectly, anything received by an employee from his employer in cash or in kinds, directly or indirectly. कब? in previous year. बच्चों हमारा previous year कौन सा है? 2022 23। अभी क्या चल रहा है? 23 24, 23 24 असेसमेंट ईयर चल रहा है, तो प्रीवियस ईयर 22 23 होगा हमारा। मैंने लाइन चेंज करी है 6 टाइम्स, आपने भी करी? इनकम टैक्स में नोट्स खुले खुले बनाए। लाइन चेंज करने के पीछे ऑब्जेक्ट समझ रहे हैं, हर बार कुछ ना कुछ चेंज हो रहा है। एनीथिंग रिसीव्ड बाय एन एम्प्लॉय फ्रॉम हिज एम्प्लॉयर इन कैश और इन काइंड, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन प्रीवियस ईयर 2022 23, ब्रैकेट लगाया, टैक्सेबल एज सैलरी, टैक्सेबल एज सैलरी, सैलरी मान के टैक्स लगाया जाएगा। इस ऐसी कोई लाइन बताएं जो आपको समझ में नहीं आ रही हो इसमें से, सर ये लाइन नहीं आ रही। इसके अलावा कुछ भी रिसीव हो सेठ जी से रामू को, कैश में या काइंड्स में, उसे टैक्स, उसे सैलरी बोला जाएगा। सर ये भी थोड़ा समझा देना। करूँ स्टार्ट? चलिए, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली और इन काइंड्स दोनों को समझा दो। कैश को भी समझा दो। कैश तो वही जो तनख्वाह आपको महीने के एंड में मिलती है, सैलरी सैलरी, ठीक है। काइंड्स, सेठ जी द्वारा दी गई सभी वस्तुएं भी इनकम मानी जाएंगी। आपको अगर आपके बॉस ने डांडिया के पास दे दिए हैं, यस, मेरे पापा का मेरे पास फोन आया कि शाम को डांडिया में जा रहा है क्या? मैंने कहा आज पापा कैसे पूछ रहे हैं? मैं पूछता हूँ पापा डांडिया में चल जाऊँ क्या? मैंने क्यों, आपको जाना है क्या? बोले नहीं, पासेस आए हैं, तू कहे तो ले आऊं। मैंने कहा नेकी और पूछ पूछ ले आओ। पापा, मेरे पापा जी 4 पासेस ले आए और एक पास पे प्राइस लिखा था 400 रुपीज। 400 रुपीज के 4 पासेस, 1600 रुपीज के पासेस मेरे पापा जी को उनके सेठ जी ने फ्री ऑफ कॉस्ट दे दिए। पापा ने लाके मुझको दे दिए। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को जलन होगी। देने वाला कौन? सेठ। लेने वाला कौन? मेरे पापा जी या मैं? और जलन किसको होगी? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कहेगा हे वत्स, पापा जी को, तेरी इनकम हो गई है सैलरी हेड की, कितने रुपए? 1600 रुपए। बनेगा कैसे? ये कोई सैलरी थोड़ी है, ये तो मेरे सेठ जी के पास आए हो तुमने दे दिए। बोले देख, एनीथिंग रिसीव्ड एन एम्प्लॉय फ्रॉम हिज एम्प्लॉयर इन कैश और इन काइंड, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बड़ा जोरदार है। तुमने कुछ भी अपने सेठ जी से लिया, सबको टैक्स लगाएगा, चाहे कैश में लिया हो चाहे काइंड्स में लिया हो। ये डांडिया के पास की 1600 रुपए मेरी इनकम मान के सैलरी हेड में जोड़े जाएंगे और उस पर टैक्स लगाया जाएगा। सर आपने डांडिया के पास का क्यों एग्जांपल लिया? हम तो, हमारे पापा जी तो बहुत सारी चीजें लाते हैं ऑफिस से, हमारे पापा जी ऑफिस से बहुत सारी चीजें लाते हैं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट सब पर टैक्स लगाएगा, सब पे टैक्स लगाएगा, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। कई बार सेठ जी खुद दे देते हैं और कई बार सेठ जी घुमा फिरा के दे देते हैं। पता है क्या किया सेठ जी ने मेरे साथ? अब आपको मजा आएगा इस चैप्टर में। मैं इस चैप्टर में रामू हूं। कौन हूं? रामू बोले तो एम्प्लॉई और सेठ जी एम्प्लॉयर। प्लीज सबसे पहले मैं चैप्टर स्टार्ट करने से पहले बोलना चाहूंगा, इस चैप्टर में मैंने एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई वर्ड को सब्स्टिट्यूट से चेंज किया है। एम्प्लॉयर को हम आज के बाद बोलेंगे सेठ जी और एम्प्लॉई को बोलेंगे हम आज के बाद रामू। क्योंकि जब मैं प्रोविजन पढ़ा रहा होता हूं तो मैंने बोला है एम्प्लॉई, एम्प्लॉयर, एम्प्लॉई, एम्प्लॉयर, हम बहुत सारी बार बोलेंगे तो आप कंफ्यूज होंगे, सर ने एम्प्लॉई बोला या एम्प्लॉयर बोला। तो आपकी अंडरस्टैंडिंग को इजी करने के लिए वी विल यूज वर्ड सेठ जी। सॉरी, हम सेठ जी वर्ड यूज में लेंगे यहां पर।
अब हुआ क्या जरा सुनना। सेठ जी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बहुत बेनिफिट पहुंचाता है मुझे। एक बार एम्प्लॉय की वाइफ शॉपिंग पे गई हुई थी साहब, सेठ जी भी शॉपिंग पे गए हुए थे, दोनों मिल गए मॉल में। नमस्कार सर कर लिया, चलो जी। हुआ क्या, दोनों बिलिंग काउंटर पे साथ पहुंच गए, एम्प्लॉय की वाइफ, रामू की वाइफ और सेठ जी। अब सेठ जी कटसी दिखाते हुए, अरे आप मत दो मैं दे दूंगा। रामू की वाइफ के मजे, सेठ जी शॉपिंग करा रहे हैं। सेठ जी ने शॉपिंग नहीं कराई, सेठ जी बिल पे कर रहे हैं। किसका, रामू की वाइफ का। 8,000 रुपए का बिल था जूडियो का, पेमेंट कर दिया सेठ जी ने। इनडायरेक्टली रामू की इनकम माना जाएगा। कितने रुपए, 8,000 रुपए। एनीथिंग रिसीव्ड बाय एन एम्प्लॉय फ्रॉम हिज एम्प्लॉयर इन कैश और इन काइंड्स, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इनकम हुई है। इनडायरेक्टली इनकम हुई है। सर वो तो उनका सिस्टम है ना, उन दोनों के बीच में क्या चल रहा है, रामू को क्यों पीस रहे हो बेचारे को। इसीलिए तो कंसीडर करा है, क्योंकि रामू कई बार खुद डायरेक्ट सैलरी ना लेकर के सेठ जी से अपनी वाइफ को सैलरी दिलवा देता है, और सैलरी ना दिलवा करके शॉपिंग करवा देता है तो सैलरी। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इतनी नजर रखेगा, यस, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इतनी नजर रखेगा। सर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कैसे पता चलेगा दोनों के बीच में क्या चल रहा है, जिस दिन पता चलेगा उस दिन के लिए रूल है। ये आज के बाद एक क्वेश्चन मेरे से मत पूछना कि सर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को पता कब चलेगा। जिस दिन तक आप बचे हुए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से, उस दिन तक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के रूल कोई काम के नहीं है। लेकिन ये रूल किस दिन काम में आएंगे, 2 दिन काम में आएंगे। एक आप खुद सज्जन हो और जाके बोलो मेरी वाइफ को सेठ जी ने शॉपिंग कराई है, इसको इनकम मान के टैक्स देना चाहता हूं मैं, तो उस दिन ये रूल लगेगा। और एक आप छुपा रहे हो और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने पकड़ लिया, तब ये रूल काम करेंगे। ये रूल्स कब काम करेंगे, जब खुद टैक्स देना चाहते हैं तब रूल काम करेंगे, और यह डिपार्टमेंट ने हमको पकड़ लिया तब ये रूल काम करेंगे। अगर डिपार्टमेंट नहीं पकड़ रहा और हम टैक्स की चोरी कर रहे हैं तो फिर ये रूल कोई काम के नहीं है। चोरों के लिए कोई नियम नहीं होते। क्या ये बात समझ में आ रही है क्या? तो आप ये क्वेश्चन मेरे से ना पूछें कि सर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को पैसे कैसे पता चलेगा, नहीं पता चल रहा करते रहो टैक्स की चोरी, ये रूल आपके काम के ही नहीं है। ये रूल्स किन के लिए हैं, जो टैक्स देना चाहते हैं उनके लिए, या डिपार्टमेंट ने इनको पकड़ लिया है उनके लिए। डिपार्टमेंट ने मुझे पकड़ लिया, बोले देख तेरे को शॉपिंग कराई थी, मैंने कहा तो मेरे को थोड़ी कराई, मेरी वाइफ को कराई, उससे पूछो। बोले नहीं भाई इसको सैलरी माना जाएगा। इनडायरेक्टली तो तुझे ही हो रही है, क्योंकि वो जिम्मेदारी तेरी है। मैंने सेठ जी की, बोले ना सेठ जी जिम्मेदारी का फायदा उठा लेंगे, आ जाओ, है ना। कर स्टार्ट, है ना। सैलरी में क्या क्या आ सकता है, ये एक मैंने डेफिनेशन लिखवाई आपको, है ना। सैलरी में क्या क्या आ सकता है, हैशटैग लगाएं, लिखना शुरू करें। सैलरी इंक्लूड्स बेसिक पे, मूल वेतन, अलावेंसेस, अलावेंसेस बोले तो भत्ते, ये क्या होते हैं, अलावेंसेस। अलावेंसेस क्या होते हैं, भत्ते। सेठ जी द्वारा दिए जाने वाला कैश बेनिफिट्स, मैडम थोड़ा सा शोर कम करवाना और गेट भी बंद कर देना, और ये इंटरकॉम चालू करवाओ सोहेल भैया बोल के। अलाउंसेस, हाँ जी, सेठ जी कई बार छोटी छोटी चीजों के लिए पैसे देते हैं। कई बार सुना है हमने आप लोगों ने सुना है TADA, सैलरी प्लस TADA, सुना है क्या? जिन्होंने सुना है उनके लिए बोलना चाहूंगा, TA होता है ट्रैवलिंग अलाउंस, DA होता है डियरनेस अलाउंस। दोनों अलाउंस है, जो A वर्ड है वो अलाउंस के लिए यूज में आता है। अलाउंस में बहुत इजी करके समझाऊंगा। सेठ जी ने किसी खर्चे के लिए आपको पैसा पकड़ दिया, ये बोले पैसे पकड़ तेरे पेट्रोल डलवा लेना, ये पैसे पकड़ तेरे फोन का रिचार्ज करा लेना, ये पैसे पकड़ अपना मेडिकल ट्रीटमेंट करा लेना, ये पैसे पकड़ जाके खाना खा लेना, ये पैसे पकड़ थोड़ी सी शॉपिंग कर लेना। अगर सेठ जी किसी भी चीज के लिए क्या दे रहे हैं,
पल पैसा पैसा पैसा, अलाउंस अलाउंस इन कैश में मिलते हैं। बहुत डिटेल में पढ़ेंगे अलाउंसेस को। परक्यूजिट्स, इसे शॉर्ट में पर्क्स भी बोलते हैं बच्चों। एक बार बोर्ड पे देखना, यहां क्यू है और यहां के है, यहां क्यू है और यहां के है। परक्यूजिट्स, परक्यूजिट्स हिंदी में अनुलाभ। हिंदी कहीं काम नहीं आएगी हिंदी मीडियम बच्चों, प्लीज इंग्लिश ही काम आएगी, यहां हिंदी कोई यूज की नहीं है। और परक्यूजिट्स इन कैश नहीं मिलते, इन काइंड्स मिलते हैं। हाँ, थोड़ी देर पहले मैं कह रहा था सेठ जी ने टिफिन के लिए पैसे दे दिए, सेठ जी ने यूनिफॉर्म के लिए पैसे दे दिए, सेठ जी ने पेट्रोल के लिए पैसे दे दिए, सेठ जी ने मेडिकल के लिए पैसे दे दिए, तो अलाउंस कहेंगे। अब की बार सेठ जी मेडिकल के लिए पैसे नहीं, मेडिकल की दवाइयां दे देंगे, कहेंगे डॉक्टर के पास चल जाए, इलाज करा लियो, पैसे मत दे के आना, मेरी फोन पे बात करा देना। सेठ जी यूनिफॉर्म के लिए पैसे नहीं देंगे, ये पकड़ यूनिफॉर्म। सेठ जी मोबाइल रिचार्ज के लिए पैसे नहीं देंगे, मोबाइल का रिचार्ज करवा देंगे। यानी कैश हमारे हाथ में नहीं आएगा, डायरेक्ट बेनिफिट मिलेगा हमको। सेठ जी ट्रैवलिंग के लिए पेट्रोल के पैसे नहीं देंगे, कैब लगवा देंगे, बोले जाके बैठ के चल जाए इसमें, है ना। यानी कैश नहीं, काइंड्स में मिलती है परक्यूजिट्स। मैं पहले बोला यहाँ क्यू है और यहाँ के है, सारी दुनिया से पर्क्स के नाम से जानती है। बोनस, कमीशन, ब्रोकरेज, इंसेंटिव्स। इंसेंटिव्स जानते हैं बच्चों, टारगेट पूरा करने पे मिलते हैं सर, इंसेंटिव्स। ग्रेच्युटी, रिटायरमेंट के टाइम मिलने वाली मोटी धनराशि। आप लोगों ने खोले के हनुमान जी पे कई बार दाल बाटी चूरमा खाया होगा। दो ही चीज़ों का खाने को मिलता है वहाँ पे, या तो बर्थडे का, नॉर्मली फर्स्ट बर्थडे का, या फिर रिटायरमेंट की पार्टी का। और रिटायरमेंट की पार्टी का जो दाल बाटी चूरमा आता है वो ग्रेच्युटी के पैसे से होता है। यस, कितने मिलते हैं ग्रेच्युटी के पैसे? अगर कोई ठीक ठाक एम्प्लॉय है तो लगभग 30-35 लाख रुपए, इतना अमाउंट ग्रेच्युटी का मिलता है। यस, सरकारी एम्प्लॉय। अभी आप सुन रहे होंगे ओपीएस इलेक्शन है, तो गहलोत साहब ने गारंटी, अपनी गारंटियां दे रहे हैं दमादम इस बार, तो मतलब हिला के रख दिया है बीजेपी को, इतने सारे बेनिफिट्स देने लोगों को, बांट रहे हैं दबा करके। अच्छा है बुरा है मैं कुछ कमेंट नहीं करूंगा। उसमें एक स्कीम है उनकी, ओपीएस की स्कीम है ना, पेंशन, ओल्ड पेंशन स्कीम। ओल्ड पेंशन स्कीम, ओल्ड पेंशन स्कीम में क्या था, पहले वाले गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को सबको पेंशन मिलती थी, और 2002 या नहीं 2005 के बाद जो लगे उनको, 2003-4 के बाद जो लगे उनको पेंशन मिलना बंद हो गई है ना। तो वो पेंशन कितनी होती है? मेरे पापा जी की आज की पेंशन लगभग 40,000 रुपये है, रिटायर्ड है, 40,000 रुपये घर बैठे आते हैं मंथली। यस, मंथली, है ना। 40,000 घर बैठे आता है, एक मकान का रेंट आता है, एक अदर से महीने का 1,00,000 रुपए घर बैठ के कमाते हैं। कितना ही खर्च कर लो उनसे 20,000 से ज्यादा खर्च नहीं होते, मतलब मैं हूं ना, दे दो। आ जाओ। ग्रेच्युटी, है ना, रिटायरमेंट के टाइम पे मिलने वाली मोटी धनराशि। पेंशन टू रिमूव बुढ़ापे की टेंशन। लीव एनकैशमेंट, लीव एनकैशमेंट, छुट्टी के दिन ऑफिस पहुंच जाओ पैसा एक्स्ट्रा मिलेगा। ऐसा होता है क्या? होता है। हमारा स्टाफ इसीलिए छुट्टी नहीं मारता, संडे को भी आके बैठ जाते हैं। पता है संडे को 3-4-5 घंटे आना है, पूरे दिन 9 घंटे की नौकरी तो करनी नहीं है, पर तनख्वाह पूरी मिले, तो संडे की तनख्वाह मिलती है तो स्टाफ आ जाता है, तुरंत आ जाता है ना। पीएफ, नाम तो सुना ही होगा, पीएफ फुल फॉर्म आज बता देता हूं, प्रोविडेंट फंड। डिटेल में पढ़ेंगे एक एक पॉइंट को। आपके दिमाग का मैच्योरिटी लेवल अगले 15 दिन में बहुत ऊपर जाने वाला है बच्चों। बहुत सारी चीजें जो आज तक नहीं सुनी थी आप सब सीख जाएंगे जीरो से एंड तक, नेक्स्ट 15 डेज। प्रोविडेंट फंड शॉर्ट में लिखिएगा पीएफ, सारी दुनिया इसे पीएफ के नाम से जानती है। हिंदी में इसे भविष्य निधि बोला जाता है, भविष्य निधि। एलआईसी नहीं, सॉरी एक मिनट में, एलआईसी का सही है, एलटीसी है,
लीव ट्रैवल कंसेशन, लीव ट्रैवल छुट्टियों में घूमना, कंसेशन, लीव ट्रैवल कंसेशन, और ऐसे बहुत सारे प्रोविजंस हैं एटसेट्रा, ऐसे बहुत सारे प्रोविजन है एटसेट्रा। आप एक छोटी सी बात बताता हूँ, जिस दिन हमारा सैलरी के नोट्स का एंड होगा, सैलरी के नोट्स का एंड होगा लगभग आज से लगभग 9 क्लास 8-9 क्लास बाद, है ना, उस दिन मैं एक सुपर फास्ट स्पीड से प्रोविजन पढ़ के सुनाऊंगा आपको। सोचिएगा जरा, आपने हाउस प्रॉपर्टी के प्रोविजन मेरे से सुपर फास्ट सुने हुए हैं क्या? हाउस प्रॉपर्टी के प्रोविजन मेरे से सुपर फास्ट सुने हुए? मैंने सुनाए थे एक दिन क्लास के अंदर, है ना। Fair and municipal value whichever is higher compared with the standard and whichever is lower called expected and compared with net ARR whichever is higher minus rent of vacancy period gross and GAV minus municipal rent NAV minus 24A interest 24A 24A 24B 24A का नाम स्टैंडर्ड डिडक्शन, 24B इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, फिर उसके बाद म्युनिसिपल टैक्स के 3 रूल, ब्ला ब्ला ब्ला, पूरा मैंने तेज स्पीड में पढ़ के सुनाया हुआ है आपको, है ना। सैलरी के प्रोविजंस को इससे भी फास्ट में बोलूंगा, और पता है कितनी मिनट बोलूंगा? लगभग 9.5 मिनट। 9 मिनट 17 सेकंड का मेरा ऑडियो पड़ा हुआ भी है, मैं आपको शेयर करूंगा कभी, टेलीग्राम पे हूँ, है ना, ठीक है। 9 मिनट बोलना इस स्पीड से, सोचो कितने बड़े प्रोविजंस। 9 मिनट बहुत होती है, ये मैंने अभी बोला, ये 10 सेकंड भी नहीं बोला। 9 मिनट बोलूंगा सैलरी के प्रोविजन से, आज से 9 दिन बाद। इतने बड़े हैं सैलरी के प्रोविजंस, और बिना देखे सुपर फास्ट बोलूंगा और आप सबको याद हो जाएंगे और पूरा समझ में आएगा, बशर्ते कंडीशन एक ही है, डेली क्लास को रिकॉल करना है, वरना चैप्टर खत्म होने से पहले पहले आप दोबारा कह दोगे सर ये चैप्टर दोबारा कब पढ़ाओगे। प्लीज डेली का डेली रिकॉल रखना मत छोड़ना, है ना। रिकॉल करा तो मजा आ जाएगा सब चैप्टर में, है ना। प्रोविजंस जो बोर्ड पे लिखे हैं ये केवल मैंने मेन प्रोविजंस लिखे हैं, ऐसे बहुत सारे हैं। चलिए शुरुआत करने चैप्टर की शुरुआत। सैलरी का एक गोल्डन रूल, सुनहरा नियम। सैलरी पे टैक्स कब लगता है? ड्यू और रिसीव whichever is earlier। ड्यू और रिसीव whichever is earlier, दोनों में से जो पहले हो तब टैक्स लग जाएगा। बड़े ध्यान से समझना, ये चीजें आसानी से समझ में आने वाली नहीं है। मैं सेठ जी के यहाँ जॉब करता था। सेठ जी से मैंने कहा सेठ जी मुझे 3 लाख रुपए की आवश्यकता है, सिस्टर की शादी है, पैसे चाहिए। सेठ जी ने कहा पैसे तो ले ले, पर लोन लेगा या एडवांस सैलरी लेगा? लोन लेगा या एडवांस सैलरी लेगा? पता क्या चाहिए दोनों में डिफरेंस? अगर लोन लूंगा तो उस पर वो मेरे को सेठ जी को चुकाना पड़ेगा, है ना, नियमानुसार, और माइट भी उस पर कोई सेठ जी ब्याज भी चार्ज कर लें, इंटरेस्ट वगैरह चार्ज कर सकते हैं, है ना। अगर एडवांस सैलरी लेता हूं तो नॉर्मली उस पर ब्याज तो कोई होता ही नहीं है, और जितने टाइम की एडवांस सैलरी ली उतने टाइम मेरे को सेठ जी के यहाँ फ्री में जॉब करनी पड़ेगी। या फिर सेठ जी ऐसा कह सकते तेरी सैलरी 10,000 है तो 7-7 हज़ार रुपये 6,000 रुपये महीने महीने लोन की कटाता जा, उसकी एडवांस सैलरी कटा ले, 4-4 हज़ार से अपना खर्चा चलाता रहे। हो सकता है ऐसा? एडवांस सैलरी और लोन कुछ भी दे सकते हैं मेरे सेठ जी, है ना। मान लीजिए सेठ जी ने मैंने एडवांस सैलरी ले ली 3 लाख रुपए, और ये 3 लाख रुपए अगले 1 साल की सैलरी मैंने इसी साल ले ली है। ये मेरा प्रीवियस ईयर, है ना, और इसके आगे आने वाले ईयर्स। प्रीवियस ईयर की सैलरी तो ली प्लस इस साल की सैलरी भी ले ली, तो प्रीवियस ईयर में आगे आने वाली सैलरी का टैक्स भी यहीं लग जाएगा, बिकॉज ड्यू तो अभी नहीं हुई है वो सैलरी, लेकिन रिसीव तो हो गई ना। थोड़ा अच्छे समझाता हूं प्लीज, थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, वेट। ये प्रीवियस ईयर, इसकी सैलरी यहां ले ली, आगे आने वाले 2 साल की सैलरी भी हमने यहीं ले ली, तो इस प्रीवियस ईयर की जब सैलरी पे टैक्स लगेगा तो इसमें पूरे 3 साल की सैलरी पे टैक्स एक साथ लग जाएगा, जितना अमाउंट मैंने सेठ जी से रिसीव किया है पूरा का पूरा। क्योंकि ड्यू तो बाद में होगा, रिसीव हो गया, रिसीव होते टैक्स लगा लो। अब अगले साल फिर टैक्स लगेगा क्या इस इनकम पे? जब ड्यू होगा तब। आज रिसीव होते वक्त टैक्स लग गया, अगले 2 साल में नौकरी करूंगा, अगले 2 साल अब टैक्स लगेगा क्या इस इनकम पे? नो।
अब क्या लगेगा, रिसीव का टाइम लग गया ना, ड्यू और रिसीव विच एवर इज अर्लियर, रिसीव के टाइम टैक्स लग चुका है, मजा अब आएगा। सेकेंड एग्जांपल में सुनना जरा, अब सीन उल्टा है, हटाओ इसको। मैंने एक सेठ जी के जॉब ज्वाइन करी, पहले महीने काम करा, मैंने सेठ जी तनख्वाह, बोले बाद में। दूसरे महीने काम करा, मैंने कहा सेठ जी तनख्वाह, बोले अभी धंधा मंदा है। फिर मैंने कहा सेठ जी तनख्वाह, बोले आएंगे जब देंगे, काम करा भी तो देखते हैं थोड़े दिन बाद। सेठ जी सैलरी कोशिश कर रहा हूँ, देख आजकल में हो जाएगा दे दूंगा। सेठ जी तनख्वाह देने का नाम ही नहीं है, देखेंगे देखेंगे कर रहे हैं। अब मैंने 6-7 महीने जॉब कर ली, अब मेरी सिचुएशन ऐसे हो गई, मैं अब जॉब करने का भी नहीं और जॉब छोड़ने का भी नहीं। करूं तो किसके लिए करूं, पैसा ही नहीं मिल रहा, और छोड़ दूं तो जो कमाया है वो डूब जाएगा पुराना वाला, फिर तो कुछ भी नहीं आना इन सेठ जी से। महीना पूरा साल बीत गया, अपन ने हाथ में कुछ नहीं आया। आया तो क्या आया, ठीक अगले साल असेसमेंट ईयर में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आया मेरे पास। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वाले आए, बोले टैक्स। मन का किस बात का टैक्स? बोले तूने सैलरी कमाई है ना, सेठ जी क्या जॉब करता है ना, तूने ज्वाइनिंग करी थी। मन का हाँ ज्वाइनिंग तो करी थी, पर सैलरी नहीं कमाई। बोले कैसे नहीं कमाई? ये तेरी सैलरी है और ये तूने कमाया है सेठ जी से, तूने काम किया साल भर। मैंने काम किया है, पैसा नहीं दिया सेठ ने। बोले हमको क्या? मैंने क्यों, जब पैसा आएगा तभी तो टैक्स दूंगा उसमें से। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वाले बोलते हैं हमको क्या, रूल पढ़, ड्यू और रिसीव विच एवर इज अर्लियर। तेरी सैलरी ड्यू हो चुकी है, रिसीव नहीं हुई कोई बात नहीं, तू आज टैक्स दे दे, जिस दिन रिसीव हो उस दिन टैक्स मत दियो। ओ भाई कंगाली में आटा गीला, मेरे पास कहाँ है कुछ। बोले हमें मतलब नहीं है, घर के बर्तन बेच और टैक्स दे, देश का विकास आएगा और प्रगति आएगी। मन का नहीं, इंडियन टीम हार रही है और प्रधानमंत्री हंसे, देश का विकास करे। बहुत सारे मीम बन गए कल कल में इसके ऊपर। चलिए, तो मैंने कहा नहीं, देश का विकास और प्रगति, पहले मेरे विकास और प्रगति भूखे मर रहे हैं। मेरे विकास और प्रगति मुंह में, विकास बेटा प्रगति गर्लफ्रेंड, तुम क्या सोच रहे थे, है ना? ठीक है, मतलब वो दोनों भूखे मर रहे हैं क्योंकि सेठ ने इतने टाइम से सैलरी नहीं दी। अब क्या करें? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बोलता है हमें मतलब नहीं है, तुम अपने घर के बर्तन बेचो और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को टैक्स दो, जिस दिन सेठ तुम्हें देगा उस दिन टैक्स मत देना। मन का अगर ये सेठ पैसे खा गया तो? बोले उस दिन बर्डन ऑफ प्रूफ तुम्हारे ऊपर है, तुम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आना, ये प्रूव करना कि सेठ ने तुम्हारे पैसे खा लिए, हम तुम्हारा टैक्स रिफंड कर देंगे। ओ तेरी, उस दिन में मैं प्रूव करूं? उस दिन में मैं प्रूव मुझे करना होगा और मैं प्रूव नहीं कर पाया तो मेरे विकास और प्रगति भूखे मर जाएंगे। क्या सीन समझ में आ रहा है क्या? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कह रहा है ड्यू और रिसीव विच एवर इज अर्लियर, सैलरी ड्यू हो गई, चुपचाप से टैक्स दे। सर ऐसा वास्तविकता में होता है क्या? नियम तो है बच्चों, अगर डिपार्टमेंट अपनी पर आए तो आपसे टैक्स वसूल कर लेगा आसानी से। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कहेगा सेठ ने सैलरी दी, नहीं तो क्या हुआ, तेरे बैंक अकाउंट में पैसे बढ़ रहे हैं, उसमें से टैक्स दे दे। ओए उस पर नजर मत डाल, वो मेरी प्रगति के लिए है, विकास के लिए कर लेते, किसी के लिए मान लेते, क्या दिक्कत है? डेवलपमेंट होगा ना मेरा फ्यूचर में, उससे उसके लिए है, उस पर नजर मत डाल। बोले नहीं, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट मेरे बैंक से पैसे उठा के ले जा सकता है साहब। आइए टॉपिक पर आएंगे वापस। तो गोल्डन रूल, ड्यू और रिसीव विच एवर इज अर्लियर। बातें बहुत करनी पड़ती है हमको यहाँ पर, है ना? उम्मीद करता हूँ एक पेज भर गया होगा। टेक अ न्यू पेज प्लीज। कंप्यूटेशन, मैंने कैलकुलेशन लिखा है या कंप्यूटेशन लिखा है? मैंने कंप्यूटेशन लिखा है। कंप्यूटेशन में दो चीजें आती है, दिमाग और कैलकुलेटर दोनों। कैलकुलेशन में केवल कैलकुलेटर आता है ना? कंप्यूटेशन ऑफ सैलरी ऑफ मिस्टर राम भरोसे और मिस्टर राम भरोसे फॉर असेसमेंट ईयर, कौन सा चल रहा है बच्चों अभी? 23, 24, 23, 24।
जहां मैंने लाइन चेंज करी है आप भी लाइन चेंज किया करो, ये सब रूल्स हैं, सिस्टम है। क्या है? सिस्टम। मोर देन हाफ पेज, आधे से ज्यादा पेज के लिए पर्टिकुलर्स अमाउंट का फॉर्मेट बनाए। पूरी इनकम टैक्स में यही फॉर्मेट है और कोई फॉर्मेट है ही नहीं। पूरी इनकम टैक्स में यही फॉर्मेट और कुछ फॉर्मेट ही नहीं है। अमाउंट इंडियन रुपीज साइन, 1 मिनट 2 लाइन का बनाया करो हेडर, डबल लाइन के चौड़ा करा करो उसको। सेंटर में पॉडी चल रही है, पर्टिकुलर्स। शुरुआत हमेशा बेसिक पे से होगी, मूल वेतन। मान लेते हैं मेरा बेसिक पे ₹1,00,000 फॉर द होल ईयर। ये 1,00,000 रुपए एक महीने के, एक साल के हैं? साल के ऊपर लिखा है फॉर असेसमेंट ईयर, एक पूरे साल के। मैं एरो बना के लिख रहा हूं अलावेंसेस। मेरे सेठ जी ने मेरे को पेट्रोल के लिए, यूनिफॉर्म के लिए पैसे दिए ₹5,000। उस अलाउंस में से लेस करेंगे कर मुक्त, एग्जाम्ड। एग्जाम्ड यानी टैक्स फ्री। मान लेते हैं 2,000 रुपए एग्जाम्ड है, तो बाकी के 3,000 पे क्या लग जाएगा बच्चों? टैक्सेबल हो जाएंगे, बाहर चले जाएंगे। ये सारे फिगर्स इमेजिनरी हैं, ये सारे फिगर्स इमेजिनरी है, काल्पनिक है, इनका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है, है ना? मैं मन से लिख रहा हूँ वही। वैल्यू ऑफ परक्यूजिट, वैल्यू ऑफ पर्क। सेठ जी ने मेरे को कुछ पर्क दी, पर्क बोले तो सुविधाएं, कोई बेनिफिट दिया। एग्जाम्पल बड़ा प्यारा है, सुनिएगा प्लीज। दिवाली के दिन मैं सेठ जी के घर पहुंचा रामा श्यामा करने। मेरा टारगेट दिवाली नहीं थी, मेरा टारगेट रामा श्यामा नहीं था, मेरा टारगेट कुछ और था। मेरा टारगेट कुछ और था। ये देखो अभी भी सोन पापड़ी पे अटके हुए हैं, हद हो गई है यार। खाया भी तो क्या क्या, सोन पापड़ी सबसे भ्रष्ट मिठाई है, पर सबसे ज्यादा मिलती है दिवाली में, सस्ती होती है ना। ठीक है, मेरा टारगेट कुछ और था। सोचो मेरा टारगेट क्या होगा, दिमाग लगाओ, शक्ल पे तो जाओ कम से कम। हाँ। दिवाली के दिन तुम दूसरों के घर क्या करने जाते हो बताओ? उनके पटाखे देखने, उनके पटाखे जलाने। पटाखों की भी मीनिंग अलग अलग है। हाँ, बोले सर उसी दिन 15 मिनट आधे घंटे के लिए तो लोग रेडी होते हैं, है ना? है ना? सब अपने अपने ऑब्जेक्ट से जाएंगे। अब मेरा टारगेट क्या था? सेठ जी के घर जाने का। मैं सेठ जी के घर रामा श्यामा करने पहुंचा। बैठा, सेठ जी थोड़े व्यस्त थे। मैंने कहा बढ़िया, मैं पूरा घर देख रहा था, मैं पूरा घर देख रहा था। सेठ जी बैठे, बोले आओ बैठो। मैंने कहा सेठ जी ढोक। बोले खुश रहो, बढ़िया रहो। मैंने कहा बोनस वोनस मिल गया क्या तेरे को? मैंने कहा हाँ मिल गया, बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं, है ना? ठीक है। मैंने कहा और सेठ जी कैसे? 5 मिनट बातें करी। सेठ जी बोले देख मैंने नया फ्रिज लिया है। मैं फ्रिज के पीछे देख रहा हूँ, मैं फ्रिज के पीछे देख रहा हूँ। बोले क्या हुआ? मैंने कहा अच्छा लग रहा है। बोले क्या? मैंने कहा नया फ्रिज। बोले तू कहाँ देख रहा है? मैंने कहा पुराने वाले फ्रिज को। बोले क्यों? मैंने क्या करोगे आप उसका? बोले दे दूंगा किसी गरीब को। मैंने कहा दिख नहीं रहा, मैंने दिख नहीं रहा, मैं गरीब। बोले तू ले जाना, क्या है टेंशन ली, दिवाली पे तेरे को फ्रिज दे देंगे। मैंने कहा सेठ हो तो ऐसा। मेरे को मिल रही है पर्क, ध्यान रखना, पैसा दे रहे हैं या चीज दे रहे हैं? कैश और काइंड, काइंड पर्क, है ना? ठीक है, अपन फटाफट फटाफट उसी दिवाली की रात आई गाड़ी और ले चलते हैं। वहां सेठ जी फ्रिज, पर तू तो अभी आ गया। अंगा दिवाली के दिन हमारे घर में कुछ नया आ जाए, लक्ष्मी लेने आया था। चलो इस फ्रिज को घर लेके गए, तो घर ले जाते मेरा एक फ्रेंड मिला, बोले फ्रिज कहाँ से लाया? मैंने सेठ जी किसे? बोले बहुत अच्छा है, अच्छा लग रहा है। मैंने कहा क्या वैल्यू होगी? बोले सेकंड हैंड फ्रिज की मार्केट वैल्यू लगभग रुपए 12,000 के आसपास होगी, अंदाजा लगा लिया उस सेकंड हैंड फ्रिज की वैल्यू। बट मेरा सेठ शाना निकला, जब मैं फ्रिज ट्रॉली में अपलोड कर रहा था, अपलोड डाउनलोड समझते हो ना, ट्रॉली में अपलोड, मेरे घर आके डाउनलोड, है ना?
जब मैं फ्रिज ट्रैलरी में अपलोड करा था, बोले इधर आ, मैंने कहा बोलो सेठ जी, बोले 5,000 रुपये रख। हैं काहे के? बोले फ्रिज के। मैंने गिफ्ट नहीं दे रहे आप? बोले महंगा है, 5 में ही दे रहा हूं तेरे को। तो सेठ जी ने क्या कर ली, मेरे से रिकवरी कर ली। क्या मुझे कोई इनकम हुई है? हाँ हुई है। फ्रिज की वैल्यू 12,000, सेठ जी ने रिकवर करे 5,000, लेस रिकवरी फ्रॉम एम्प्लॉई। मैं आपको सच बता रहा हूं बच्चों, इतनी बड़ी स्टोरी सुनाने का पीछे ऑब्जेक्ट पता है क्या था? ये रिकवरी फ्रॉम एम्प्लॉई। आप अपने फ्रेंड्स से, कलीग्स से पूछ लेना, 90% लोगों को नहीं समझ में आता रिकवरी फ्रॉम एम्प्लॉई का मतलब, है ना? पूरा सैलरी का चैप्टर हो जाता है, रिकवरी फ्रॉम एम्प्लॉय का मतलब समझ में नहीं आता। एम्प्लॉय से कुछ सेठ जी ने पैसे रिकवर कर लिए, रुपए 5,000। अभी भी एम्प्लॉय को इनकम हुई है रुपए 7,000 की। डन। इसके अलावा मेरे को सेठ जी बहुत कुछ देते हैं, और उस अदर सामान की वैल्यू मैंने लगा ली रुपए 28,000 रुपीज, 28,000 रुपए। कहां से आए? सब इमेजिनरी है, मन से मान रहा हूं। हाँ जी, फाइनल रिप्लाई मेरे को सिखाना था। अलाउंस में से क्या लेस होता है? एग्जाम्शन, एग्जाम्ट अमाउंट है ना। और परक्यूजिट्स में से क्या लेस होता है? रिकवरी फ्रॉम एम्प्लॉय, है ना। सर ये एग्जाम्ट कहां से आता है? प्रोविजंस में है, सीखेंगे थोड़ा रुक करके, अभी नहीं। टोटल सैलरी प्लीज 138, 1,38,000 रुपए, लेस स्टैंडर्ड डिडक्शन अंडर सेक्शन 16(1)(a। एक मिनट, ये 1A कैसे लिखना है, ये जरूर बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 रोमन में रहेगा, A स्मॉल लेटर्स में रहेगा। आइए लग रहा है आपको? ये आइए लग रहा है? ये आइए नहीं है, 1A है। 1 रोमन में है और A स्मॉल लेटर्स, और दोनों ब्रैकेट में है, आप इसमें चेंज नहीं कर सकते, ये लॉ है। रुपए 50,000, 50,000 की फिक्स छूट दी है। सारे एम्प्लॉइज को अपनी सैलरी में से 50,000 रुपए स्ट्रेट फॉरवर्ड माइनस कर लेना है। किस बात के? आप अपने सेठ जी के यहाँ जाते हो जॉब पर, तो आपकी खुद की मेंटेनेंस पे पैसा खर्च होता होगा। अगर मैं घर पे पड़ा रहता तो लोअर में पड़ा रहता, मैं ग्रूमिंग नहीं करता, शेविंग नहीं करता, पार्लर नहीं जाता, लेकिन ऑफिस जाता हूँ तो मुझे अपने आप को मेंटेन करना पड़ता है, अपनी ड्रेसेस मेंटेन करनी पड़ती है, आयरन करनी पड़ती है, शूज मेंटेन करने पड़ता है, खुद के लुक्स भी मेंटेन करने पड़ते हैं, पैसा खर्च होता है। इसके इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का सेठ जी के यहाँ जाने के 50,000 रुपए साल के सीधे माइनस कर लो। सबको सबको सबको, कोई से भी एम्प्लॉय हो, सब अपनी अपनी इनकम में से क्या माइनस कर लेना? 50,000, 50,000 रुपीज माइनस कर लेना, लेस। थोड़ा मिटाना पड़ेगा मुझे यहां से। लेस एंटरटेनमेंट अलाउंस, लेस एंटरटेनमेंट अलाउंस एंटरटेनमेंट अलाउंस की रिडक्शन मिलेगी ब्रैकेट में ओनली फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, ओनली फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, सेक्शन 16(2), सेक्शन 16(2) रोमन में 2 है, चेक करें प्लीज। और रुपए 8,000 मैंने मन से लिख लिया, रुपए 8,000 मैंने मन से लिख लिया। लेस एम्प्लॉयमेंट टैक्स, एम्प्लॉयमेंट टैक्स, इसका दूसरा नाम प्रोफेशनल टैक्स भी है। एम्प्लॉयमेंट टैक्स या प्रोफेशनल टैक्स, सेक्शन 16(3) रोमन में मैक्सिमम रुपए 2,500, लिमिट है इसकी, मैक्सिमम रुपए 2,500 लिमिट है इसकी। मैं 1,000 रुपए की छूट ले रहा हूं अपने एग्जाम्पल में।
टोटल सैलरी 79,000, टोटल नहीं सॉरी, टैक्सेबल सैलरी, टैक्सेबल सैलरी कर देना 79 ही आ रहा है ना, 79,000 रुपीज। अब मेरी बात सुन लो एक बार के लिए सभी लोग बोर्ड पे। ये सैलरी का पूरा फॉर्मेट बनाया है, फोकस करेंगे। शुरुआत हमेशा किससे होगी, एंड किससे होगा, डिडक्शन से। एंड किससे होगा, शुरुआत और एंड फिक्स है, यानी इस ट्रेन का इंजन और गार्ड का डब्बा फिक्स है, बीच के डब्बे आगे पीछे हो सकते हैं, कोई नियम नहीं है इसके लिए, आप ऊपर नीचे कर सकते हैं। वन थिंग, अलाउंसेस में से लेस क्या होता है, एग्जाम्पशन, और वैल्यू ऑफ परचेज में से क्या लेस होता है, रिकवरी फ्रॉम एम्प्लॉय। इतना सा मैंने बताया है, बाकी बहुत सारी चीजें यहाँ आने वाली हैं। कल पहला प्रोविजन आएगा बेसिक पे, डिटेल में पढ़ेंगे और पूरी एक क्लास खा जाएगा बेसिक पे आराम से। आज के लिए इतना ही, यहीं पर स्टॉप करेंगे। किसी को कोई दिक्कत हो, बच्चे नए जुड़े हमसे, 9983912345 नंबर पे व्हाट्सएप या कॉल करके हमसे सपोर्ट ले सकते हैं, 9983912345।